नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं लक्ष्मीकांत की पॉलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग पढ़ेंगे और एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम ऑलमोस्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए, जो आपके कैरियर्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में मैच करता है। ठीक है, तो इसमें आपको पूरा एक एक लाइन कवर करेंगे हम लोग। ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि हर चीज को कवर करें, कोई भी ऐसी चीज ना छूटे जो आपको नुकसान दे। और इसका जो पीडीएफ होगा हम अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम आईडी को मेंशन कर देंगे, वहां पे लिंक दे देंगे। आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम आईडी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हाँ, और एक चीज कि आप लोग ना चैनल को, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये पूरी पॉलिटी आपको टाइम से, जब भी हम आगे आने वाले लेक्चर में हम लाइव क्लासेस भी लेंगे तो आपको वो टाइम से लिंक मिल सके, आपको पॉपअप जा सके, जिससे आप लोग जो है हमारी क्लास को टाइमली अटेंड कर पाए। ठीक है, और चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज अ ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो पहले क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 में उन्होंने प्लानिंग करी, उनके पार्लियामेंट में प्लानिंग की गई कि जो एक काम करते हैं, हम अपना ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में भेजते हैं, ये एक्सक्लूसिव राइट्स होगा इसका कंपनी का। और वहां पे मैं तो बैकग्राउंड बता रहा हूं, उसके बाद हम लाइन पे आएंगे। ठीक है, और वहां पे हमारा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, वहां से हम काफी अच्छा अर्न कर लेंगे। ठीक है, तो ये माइंड सेट था आपका क्वीन एलिजाबेथ का, जो वहां की महारानी हुआ करती थी। ठीक है, इन्होंने इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या किए, पहले ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में इंटर करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भारत में इंटर करते हैं कब तक, 1858 तक। ठीक है, उसके बाद ये क्राउन रूल्स, इनको जो है उनको जो है सिपाही विद्रोह का एक चस्का चढ़ने लगा, इनको धीरे धीरे जो है रूल करने की सोचने लगे। तो ये दो पार्ट में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, आइए हम लोग अब अपने पैराग्राफ के हिसाब से चलते हैं। द ब्रिटिश केम टू इंडिया इन 1600 एज ए ट्रेडर्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिश ट्रेडर्स जो है भारत आए, कब, 1600 में। और इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था लिवेंट कंपनी, ये लिवेंट कंपनी के नाम से इंग्लैंड में जानी जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट, विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया, और इसका एक्सक्लूसिव राइट्स इसको दिया गया था, इसके अलावा और कोई कंपनी भारत में नहीं आ सकती थी। अंडर अ चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो वहां की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने क्या किया था, एक चार्टर दिया। चार्टर्ड एक होता था, एक पास की तरह काम करता था, एक लाइसेंस होता था। ठीक है, एक बिजनेस करने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता था कि उसी के बिहाफ पे, वो उसी को दिखा करके उस पास को वो इंडिया में इंटर करते थे। ठीक है, जिनको भी आना होता था। इन 1765 द कंपनी विच till now had purely trading functions obtained the diwani, that is rights over revenue and civil justice for Bengal, बिहार एंड उड़ीसा। अब इसमें क्या हुआ, 1765 में कंपनी को जो है ट्रेडिंग का दीवानी राइट्स मिल गया। ठीक है, दीवानी राइट्स क्या होता है, जो वहां के नागरिक होते थे और उनपे जो वहां के जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, रेवेन्यू के ऊपर जो राइट होते थे, नागरिकों के न्याय से संबंधित जो राइट्स थे, वो उसे ही दीवानी राइट्स बोला जाता था। ठीक है, वो चीज मिल गई कहाँ की, बंगाल की, उड़ीसा की और बिहार की। इन तीन राज्य की उनको दीवानी राइट्स मिल गया। ठीक है, दिस स्टार्टेड इट्स कैरियर एज अ टेरिटोरियल पावर। अब ये क्या है, यहां से स्टार्ट किए लोग तो टेरिटोरियल पावर से स्टार्ट किए, मतलब अब यहां से ट्रेडिंग का चस्का थोड़ा डाउन होने लगा। अब यहाँ पे इनको एक सिपाही विद्रोह के रूप में, सिपाही म्यूटिनी के रूप में ये लोग जो है उभरने की कोशिश करने लगे, क्राउन रूल इस्टेब्लिश करने लगे। इन 1858, इन द वेक ऑफ द सिपाही म्यूटिनी, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये सोचने लगे कि भारत की जो गवर्नेंस है उसके लिए हम डायरेक्ट क्यों ना अपना क्राउन रूल अपना इस्टेब्लिश कर लें। ठीक है, अब उसी के लिए ये जो है ब्रिटिश पहले ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था, अब क्राउन रूल के बारे में सोचने लगा। कब तक सोचा, कब तक, ये लोग 1947 तक, 15 अगस्त 1947 से पहले तक इनका क्राउन रूल चल रहा था। उसके बाद हमारा भारत देश आजाद हो गया, फिर यहां से इनका वर्चस्व ब्रिटिशर्स का खत्म हो गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट,
विद इंडिपेंडेंस केम द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि अब देखो यहाँ पे हमारा भारत को आजाद करना ये हमारे संविधान के लिए भी बहुत आवश्यक था। ठीक है, इसकी इंडिपेंडेंस हमारे भारत के लिए बहुत जरूरत थी, बहुत जरूरी था। हेंस कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड। फिर क्या हुआ कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली, हमारा संविधान सभा एक की व्यवस्था की गई, बनाई गई फॉर दिस पर्पज इन 1946 एंड ऑन जनवरी 26 1950। अब 26 जनवरी 1950 पे को, और ये जो है 1946 में जो है इसके पर्पज के लिए हमने कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। ठीक है, कि हम एक संविधान बनाएंगे, संविधान से हमारा रूल एक अलग होगा, हम ब्रिटिशर्स के पॉलिसी को छोड़ देंगे, यहां से हमारा अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक। However, various features of the Indian Constitution and polity have their roots in the British rule। ठीक है, अब इसमें जैसे हम लोग समझते हैं कि इनका जो फीचर्स था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फीचर्स है, पॉलिटी जो इसमें एक इनकी राजनीति जो थी, उसका रूट्स ब्रिटिश रूल में ही जो है समाहित था। ब्रिटिश रूल से ही ये लोग जो है उस चीज को सोचने लगे थे। देयर वर सर्टेन इवेंट्स इन द ब्रिटिश रूल, ठीक है, दैट लेड डाउन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन द ब्रिटिश रूल। अब क्या हुआ कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ये लोग दो तरीके, दो पार्ट में बटी गया था। कि एक पार्ट में इन लोगों ने सोचना शुरू किया कंपनी रूल को 1773 से लेकर 1858 तक, और दूसरा जो है पार्ट इन्होंने क्राउन रूल को की सोचने लगे, सिपाही म्यूटनी के तहत। ठीक है, सिपाही विद्रोह कर दिए, उसको जो है रूल करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, ट्रेडिंग तो करते ही करते थे। अब इसके लिए क्या हुआ कि कंपनी ने सोचा, पार्लियामेंट में फिर एक बैठक हुई। पार्लियामेंट में जब बैठक हुई, पार्लियामेंट वाले सोचे भैया वहां से तो ट्रेडिंग से बहुत पैसे आ रहे हैं, महारानी एलिजाबेथ ने जो है काफी अच्छा पैसा जो है वहां से कलेक्ट कर रही हैं, तो इनको जो है एक होता है ना कि खुन्नस, एक पड़ोसी को देख के जलने वाली बात, तो पार्लियामेंट में इस तरह से भावना जागृत हो गई। अब पार्लियामेंट जो ब्रिटिश की थी, वो पार्लियामेंट ने फिर एक कॉन्सेप्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, उसके तहत इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक अपनी चीजें सोच के सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लिशमेंट के लिए सोचने लगे कि वहां इसको सुप्रीम कोर्ट को भेजेंगे और वहां पे हमारा सुप्रीम कोर्ट नजर रखेगी इनके ट्रेडिंग पे, इनके बिजनेस पे, इनके रेवेन्यू पे। ठीक है, तो आइए हम लोग उसको समझते हैं। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब क्या हुआ, दिस एक्ट वाज ऑफ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस एज इट वाज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल द रेगुलेट अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब क्या हुआ, वही जो बात बता रहे हैं हम कि पार्लियामेंट में जो मीटिंग्स हुई, पार्लियामेंट में मीटिंग्स को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि क्यों ना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हम जो है कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसके रेवेन्यू पे, उसकी ट्रेडिंग पे हमारी नजर रहे, हमको पता चले कि कितना बिजनेस हो रहा है इंडिया में, किस तरह से ये लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन था, पॉलिटिकल फंक्शंस था, ठीक है, उसको पहली बार ये लोग जो है समझ पाए, शुरुआत किए। इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सर्टेन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कुछ फीचर्स भी हैं जो हम आपको एलाबोरेट कर रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। इसमें क्या से कहां तक पहुंच गए लोग, क्या सोचने लगे, जो गवर्नर हुआ करता था उसको क्या पावर दे दिया गया, और उनके अंदर क्या क्या इस्टेब्लिशमेंट किए गए, किस तरह से उसको कंट्रोल किया गया। आइए हम लोग समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस पॉइंट को भैया आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है आपके, चाहे प्रिलिमिनरी हो चाहे वो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पॉइंट ऐसा है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, किसमें, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, पहला पॉइंट याद रखिएगा। एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर टू असिस्ट हिम। तो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई, 4 मेंबर दे दिए गए गवर्नर जनरल को कि भैया इनको सपोर्ट करना, इनको सहायता करना, इनकी जो जरूरत पड़े उसमें हेल्प कीजिएगा।
ठीक है, तो इसे 4 मेंबर की काउंसिल बना करके गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वाज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आप पॉइंट अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ये बहुत कंफ्यूजन का क्वेश्चन रहता है, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें इतना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। पहला गवर्नर जनरल इन्होंने लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को अपॉइंट कर दिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। It made the governor of Bombay and Madras presidency subordinate to the governor general of Bengal, unlike earlier when the three presidencies were independent of one another. अब क्या हुआ, 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, मद्रास थी और बंगाल की थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, जो बंगाल और मद्रास के गवर्नर थे उनको जो है उसकी प्रेसिडेंसी जो है गवर्नर जनरल बंगाल के जो थे उनके अधीन कर दिया। अब इसकी रिपोर्टिंग मतलब बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की रिपोर्टिंग किसके पास हो गई, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास हो गई। ठीक है, किसके पास, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के पास। अनलाइक अर्लियर व्हेन द 3 प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि इन तीनों की प्रेसिडेंसी एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड हो गई। अब गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो बॉम्बे और मद्रास की रिपोर्टिंग लेने लगे। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। एक एक पॉइंट भैया अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से इसको चबा के बिल्कुल खा जाना। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके भेजे में उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आप इसको छेद करोगे बिल्कुल खोपड़ी में, एग्जाम की खोपड़ी में। ठीक है, इसको एकदम चबा जाना एक एक पॉइंट को। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। अब यहां से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बैठ के रणनीति बनी थी कि वहां के ट्रेडिंग को हमें नजर रखना है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करनी है, तो सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता में इन्होंने स्टेब्लिश कर दिया। कब, 1774 में। किस रेगुलेटिंग एक्ट से, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। अब इसमें एक चीफ जस्टिस बनाया गया और 3 अदर जज। अब आपको पता है कि चीफ जस्टिस, जो पहला चीफ जस्टिस था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में अपॉइंट किया गया था, उसका नाम क्या था, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे उसका नाम था, फर्स्ट चीफ जस्टिस का। ठीक है, और जो है उसके साथ 3 अदर जजेस अपॉइंट किए गए। अभी तो फिलहाल अगर सुप्रीम कोर्ट की अब की बात करें, अब प्रेजेंट भारत की, तो इसमें 34 जजेज हैं, इंक्लूसिव ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1 + 33, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तब जो है एलिजा एम्पे प्लस इनको 3 अदर जज दिए गए। ठीक, नेक्स्ट, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड आर एक्सेप्टिंग प्रेजेंट आर ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। अब क्या किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको ये कह दिया गया कि आप जो है कंपनी के ट्रेडिंग्स पे नजर रखना, और कंपनी के जो सर्वेंट है, ठीक है, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया कि जो है प्राइवेट ट्रेडिंग जो ट्रेड करते थे, जो चुपके से बेच देते थे कोई सामान, कोई अलग घूस पात चलने लगा था, ब्राइब लेने लगे थे। ठीक है, इस सब चीज से उनको निजात पाने के लिए उस पर प्रोहिबिशन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, इट स्ट्रेंथेंड the control of the British government over the company by requiring the court of director। ठीक, अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इस पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, इस पे कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए इस पे और जोर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, ठीक, ये गवर्निंग बॉडी थी कंपनी की, ये ध्यान रखिएगा। टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। अब जो रेवेन्यू थे, राजस्व जो आता था, जो सिविलियन थे, जो नागरिक होते थे, जो मिलिट्री अफेयर्स था इंडिया में, उन सबको कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहां पे कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छे से भैया इसको 2 बार सुन लेना, बढ़िया से आपको पूरा याद हो जाएगा। एक एक पॉइंट आपके फ्यूचर और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए हम लोग इसमें अब संशोधन किए गए, अमेंडिंग एक्ट लाया गया 1781 का। ठीक है, अब अमेंडिंग एक्ट क्या था, इन अ बिड टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसमें कुछ देखो त्रुटियां थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में
कुछ डिफेक्ट थे उसको रेक्टिफाई किया गया यहाँ पे, ठीक है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आल्सो नोन एज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना गया, इसीलिए लाया गया क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो त्रुटियां थी उसको दूर करने के लिए इसको अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। अब इसमें क्या फीचर्स थे, इस एक्ट के क्या फीचर्स थे? इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था उसके ज्यूरिडिक्शन में, उसके न्याय से दूरी, मतलब न्याय के हित से दूरी, न्याय में नहीं आते थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के अधीन से इनको काउंसिल को और गवर्नर जनरल को अलग कर दिया गया, एग्जेम्पशन दे दिया गया। भैया सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नर जनरल और आपके जो काउंसिल को नहीं छेड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट को अलग कर दिया गया, ठीक है। फॉर द एक्ट डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, ये ऑफिशियली जारी कर दिया गया। सिमिलरली फिर क्या हुआ, इट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द। अब जो वहां के कंपनी के जो नौकर थे और भी लोग थे काम करने वाले लोग, उनको भी उसके ज्यूरिडिक्शन से दूर कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहां से रूल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट आई थी ट्रेडिंग पे नजर रखने, रेवेन्यू कलेक्शन पे नजर रखने। अब यहां पे क्या किया गया, गवर्नर जनरल को चिढ़ होने लगी, भैया दिक्कत होने लगी हमें सुप्रीम कोर्ट के आने से। अब जो प्राइवेट बिजनेस होता था, जो घुसखोरी होती थी, उस पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बैठा दिया। ये तो अजीब कहानी हो गई। अब उसी को सोच के जो है गवर्नर जनरल सब स्ट्राइक करने लगे, भैया हमको ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया इन नौकर को, जो वहां पे नौकर थे और जो गवर्नर जनरल थे, सब भैया सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप आप लोगों के बीच में नहीं करने वाली, ठीक है। आइए अब उन जस्टिस, अब वो जो है ज्यूरिडिक्शन के लिए केवल जानी जाने लगी सुप्रीम कोर्ट। देखिए सेकंड पॉइंट, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन था उससे रेवेन्यू कलेक्शन से हट करके, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्शन हटा दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट से के पहुंच से बाहर कर दिया। रेवेन्यू कलेक्शन पे इंटरफियर आप नहीं करोगे, रेवेन्यू मैटर पे आप जो है नहीं बोलोगे। सुप्रीम कोर्ट को एक अलग एंटिटी बना के वहां पे बैठा दिया, अब उसकी पावर छीन ली गई, ठीक है। इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव अ ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता। जो कलकत्ता के निवासी हुआ करते थे उन पर सुप्रीम कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन के लिए बोल दिया गया, भैया इनका जो प्रॉब्लम्स आती है उसको आप जो है सॉल्व करना। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट। अब डिफेंडेंट क्या होता है ये समझो आप। एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट। प्लेंटिफ क्या करता है, केस को डालता है कोर्ट में, मतलब वो भुक्तभोगी होता है, उस वो जो है केस लड़ने के लिए फाइल जो है अपील करता है कोर्ट में। डिफेंडेंट क्या होता है, जिसके अगेंस्ट में किया जाता है वो डिफेंडेंट बोला जाता है, ठीक है, उसे डिफेंडेंट बोला जाता है। अब जो है इसका मतलब क्या है कि जो निवासी थे उन पे अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के अधीन दे दिया गया। इसके साथ जो न्यायालय था, जो न्यायालय को डिपेंडेंट थे, उनके व्यक्तिगत कानून का प्रशासन भी उनको करना था, उसको भी उनको सुप्रीम कोर्ट को देखना था। चाहे वो देखिए, दैट इज हिंदू वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ एंड मुस्लिम वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम मोहम्मदन लॉ। अब जो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ बना है, हिंदू लॉ के तहत हिंदू को ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम लॉ के तहत मुस्लिम को ट्रीट किया जाएगा। जो भी उनके प्रॉब्लम्स होगी उसको रिजॉल्व उनके रिस्पेक्टिव रिलीजियस लॉ के तहत किया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, it laid down that the appeal from the provincial court could be taken to the governor general in council and not to the supreme court। इसमें यह प्रावधान किया गया, ठीक है। अब जो प्रोविंशियल कोर्ट है उससे क्या हुआ कि इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो प्रांतीय न्यायालय थे, जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, उससे अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थी उसके समक्ष की जा सके, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट थी उसमें उसका कोई इंटरफियर नहीं रहेगा, सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया गया। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। जो प्रोविंशियल कोर्ट था और जो काउंसिल बनाई गई थी उसके लिए जो रूल रेगुलेशन थे उसे जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में
वो शक्ति दे दी गई कि इनके ऊपर अब तुम्हारा वर्चस्व होगा। ठीक है, तो जो है गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट यहां से अब देखिए कैसे चेंज हो रहा है। अब पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 का राज शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आती है 1784। ये पूछा भी जाता है पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा ईयर है, 1784 याद रखना भैया, एकदम भेजे में उतार लेना अच्छे से। ठीक है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए, ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब कंपनी के जो ट्रेडिंग का था उसमें कुछ कमर्शियल के थे, कुछ पॉलिटिकल भी, राजनीतिक भी चालू हो गया था, कुछ मतलब दलाली तो चली रही थी कंपनी में। अब क्या हुआ कि जो वहां पे पॉलिटिकल वे में उसको गाबड़ गिल्ला कर रहे थे, कुछ जो है कमर्शियली पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अलग कर दिया गया। भैया कमर्शियल पॉइंट अलग रहेगा, पॉलिटिकल फंक्शन अलग रहेंगे कंपनी के। ठीक है, अब नेक्स्ट, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर। अब कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अलाउ कर दिया गया। बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। अब देखो यहां दोनों चीजें अलग हो गई। कमर्शियल को कंट्रोल करने के लिए कौन आया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए कौन आया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट लाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। कब आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। याद रखना भैया, पूछा जाता है पीटी में। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दस इट इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब जो डबल गवर्नमेंट की सरकार, जिसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ठीक है, अब यहां से दो सिस्टम स्टार्ट हो जाते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, थर्ड, इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश इंडिया में जो है, ब्रिटिश इंडिया ही कह लो, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का ही पोजेशन था, ब्रिटिश का ही सरकार थी। अब ब्रिटिश की रूल रेगुलेशन चल रहा था, उसके जो रेवेन्यू थे, जो मिलिट्री गवर्नमेंट के का जो फंक्शन था, और जो सिविलियन के ऑपरेशंस थे, ठीक है, उन सब को जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सौंप दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन सुपरवाइज किया गया। ठीक है, thus the act was significant for two reasons. First, the company's territories in India were for the first time called the British possession in India. ठीक है, इस एक्ट का जो सिग्निफिकेंट था, जो इंपॉर्टेंस थी, वो दो रीजन के लिए जानी गई। ठीक है, पहला, जो फर्स्ट द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में जो कंपनी टेरिटरी थी, ठीक है, वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। वो पहली बार कहा गई कि ये ब्रिटिश पोजेशन में है। ठीक है, ब्रिटिश के रख रखाव में है। और दूसरा, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। भारत में जो कंपनी चल रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके कंपनी के अफेयर के ऊपर जो है सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। ठीक, नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम एक्ट ऑफ 1786 की। अब देखो भैया, यहां पे जो है 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जी आते हैं। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस आने से पहले क्या हुआ, इसकी हिस्ट्री बताता हूं मैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले ना अमेरिका में इनकी पोस्टिंग हुआ करती थी। अमेरिका से बेचारे भगाए गए थे, अमेरिका से आए थे, जो विश्व युद्ध चल रहा था उसमें कॉर्नवालिस जो है बड़ा परेशान थे, वहां से भगाए गए थे। अब यहाँ जब इनको दिया गया, ये पावर दी गई, गवर्नर जनरल बना के बंगाल का भेजा जाने लगा, अपॉइंट किया गया, तो इन्होंने दो शर्त रखी। ठीक है, इन्होंने क्या शर्त रखी कि जो काउंसिल होगी, जो उसका डिसीजन होगा, उसके ऊपर जो है अगर हम उसकी बातें काट सके, अगर कोई हमको चीज नहीं समझ में आती है तो हम उसकी बात काट सके। ठीक, और दूसरा, मुझे कमांडर इन चीफ के रूप में जाना जाए। ठीक, इनकी दो शर्तें थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया। ठीक, अब इसमें देखिए पहला पॉइंट था, ही प्लेस टू डिमांड। देखिए दो डिमांड इन्होंने रखी थी, टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट विज he should be given power to override decision of the council in special cases। कुछ स्पेशल केसेस होंगे जो काउंसिल के डिसीजन होंगे, उस पे जो है इनको ओवरराइड करने का पावर दिया गया। ठीक, दूसरा, he would also be the commander in chief। accordingly the act of 1786 was enacted to make the both provision। अब इन दोनों प्रोविजन को जो है 1786 के एक्ट के अकॉर्डिंग
जो है मान लिया गया। ठीक है, इनको कमांडर इन चीफ बना के भेज दिया गया, मतलब उसको वो भी पावर दिया गया और डिसीजन ओवरराइड करने का भी पावर दिया गया। दोनों ही शर्तें इनकी मानी गई। अब चार्टर्ड एक्ट आप 1793 की बात करते हैं। इसके क्या फीचर भैया, जितना पॉइंट है अच्छे से जो है आप लोग इसको कंठस्थ कर लेना, दिल दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, नोट कर लेना भैया, ये एम लक्ष्मीकांत है, पूरे पॉलिटी के महासागर है और हर चीज इसमें आपको मिलने वाली एग्जाम में। ठीक है, आइए फीचर्स जानते हैं। अब इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी। जो गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी, जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल जो फ्यूचर में होने वाले थे, जितने भी गवर्नर जनरल होने वाले थे, ठीक है, सबको ओवरराइड करने का पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास आ चुका था। ठीक है, it gave the second point, it gave the governor general more powers and the control over the government of the subordinate presidencies of the Bombay and Madras। हमें आपको सबको पता है कि शुरू में ही बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को किसके अधीन किया गया था भैया, बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। अब देखिए यहां पे गवर्नर जनरल का जो पावर था, ठीक है, वो और पावर और उनका कंट्रोल दोनों सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी पे बॉम्बे और मद्रास पे बढ़ गया। ठीक, थर्ड पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अब यहां 20 साल के लिए मोनोपोली कंपनी की बढ़ा दी गई। 1793 चार्टर्ड एक्ट से 20 साल की मोनोपोली कंपनी की फिर से बढ़ा दी गई। ठीक, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। देखिए इसमें क्या किया गया कि जो कमांडर इन चीफ थे उनको वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, ये गवर्नर जनरल के काउंसिल के मेंबर नहीं होते थे, उसको तो ओवरराइड करने का इनको दे दिया गया था पावर। और कमांडर इन चीफ कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, अब नेक्स्ट, इट लेड डाउन दैट द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंस वर फोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। ठीक है, इसमें इसने भारत में स्थानीय सरकारों को लोगों पर कर लगाना, जो टैक्स लगाते थे उसका अधिकार दिया। ठीक है, लोगों पर टैक्स लगा सके, वे कर न चुकाने वाले लोगों को दंडित भी कर सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं हम लोग चार्टर्ड एक्ट 1813, 1813 का चार्टर्ड एक्ट समझते हैं। अब देखिए 1813 का चार्टर्ड एक्ट की बात करते हैं तो इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। अब भारत में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी मोनोपोली, जो ट्रेड मोनोपोली थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। ठीक, अब इसमें क्या किया गया, द इंडियन ट्रेड वाज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। जितने भी ब्रिटिश मर्चेंट आ सकते थे, जो एक्सक्लूसिव पावर दे करके महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने भेजा था चार्टर दे करके। ठीक है, अब यहां पे उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब मोनोपोली इसकी खत्म, अब आ गई ब्रिटिश मर्चेंट। ब्रिटिश मर्चेंट में और भी लोग आने लगे क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा था। हाउएवर इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। अब क्या ही दो ही चीज बचा, दो चीज क्या बचा, चाइना और टी ट्रेड। ठीक है, चाइना और चाय, दो चीज बची कंपनी की, बाकी सारा खत्म। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेनिटी थी उसको असर्ट किया गया। कंपनी जो है टेरिटरी भारत में जो थी उसके ऊपर ब्रिटिश क्राउन शुरू होने का दौर आ ही रहा था, नजदीक ला रहे थे लोग कि अब क्राउन रूल के बारे में लोग धीरे धीरे सोचने लगे थे। ठीक है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ द इनलाइटिंग द पीपल। अब जो देखिए इनलाइटमेंट मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। जब लोगों में ज्ञान जागरूकता बढ़ेगी, ठीक है, तो लोग दूसरे तरीके से सोचने लगेंगे। तो अब इनकी ये क्या हुआ कि क्रिश्चियन मिशनरी को लाने लगे, क्रिश्चियन मिशनरीज को लाके धर्म प्रचार में जुट गए। ठीक है, इंडिया में जो है क्रिश्चियन मिशनरी का आगमन हुआ। ये भी पूछा जाता भैया क्रिश्चियन मिशनरीज कब आई थी भारत, किस एक्ट के तहत, चार्टर्ड एक्ट 1813। याद रखना क्रिश्चियन मिशनरी कब आई थी, चार्टर्ड एक्ट 1813 में। ठीक है, पीपल को इनलाइटमेंट के लिए, इनलाइटनिंग करने के लिए, ज्ञान देने के लिए। ठीक है, उस उद्देश्य से आई थी। नेक्स्ट,
इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। अब वो ज्ञान किस रूप में देना चाहते थे? वेस्टर्न एजुकेशन के रूप में। ठीक है, जो भारत में ब्रिटिश टेरिटरी थी, वहां के जो निवासी हुआ करते थे, उनके बीच में इन्होंने क्या किया कि एक वेस्टर्न एजुकेशन को लाने की, फैलाने की कोशिश करने लगे क्रिश्चियन मिशनरी के थ्रू। ठीक, कि क्रिश्चियन मिशनरी आएगी, यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन हम देंगे, यहाँ के लोग जागरूक होंगे, ब्रिटिश टेरिटरी की बातें मानेंगे, जो जो हम पढ़ाएंगे वही ये लोग पढ़ेंगे। ठीक। फिफ्थ नंबर, इट अथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। अब क्या हुआ कि जो लोग थे वहां पे, उनमें टैक्स भी इम्पोज किए जाने लगे। ठीक, लोकल गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया में लोकल गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, जो वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट जिसको बोला था, उनको अथराइज कर दिया, भैया आप जो है लोगों से टैक्स लो। ठीक, दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स। जो पेमेंट नहीं करता, जो टैक्स नहीं पे करता था, उसको ये लोग दंडित करने लगे, पनिश करने लगे। ठीक, अब आइए चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब दिस एक्ट वाज फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये एक्ट जो है फाइनल स्टेप में, अब धीरे धीरे फाइनल स्टेप की तरफ, सेंट्रलाइजेशन की तरफ ब्रिटिश इंडिया में बढ़ने लगा। ठीक, फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, अब इसके क्या फीचर्स थे? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आया भैया कॉन्सेप्ट कि भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये चीज नोट कर लेना, भेजे में उतार लेना, खोपड़ी में छेद करना है, किसके? एग्जाम के खोपड़ी में छेद करना है, इसको याद कर लेना भैया। ठीक है, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का कॉन्सेप्ट उठा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, और उसमें जितनी भी नागरिक की पावर थी, जो सिविलियन की पावर थी और मिलिट्री पावर थी, वो दोनों उसमें मर्ज कर दी गई। ठीक, किसमें? चार्टर्ड एक्ट 1833 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना इस चीज को। Thus, the act created for the first time government of India having the authority over the entire territorial area possessed by the British in India। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। याद रखना, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही कंफ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, इट deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. ठीक है, the laws made under the previous act were called as regulations, while laws made under this act were called as acts. ठीक, क्या मतलब होता है कि इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी उससे मतलब एबॉलिश कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, वंचित कर दिया। जो भारत का गवर्नर जनरल था, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको पूरे ब्रिटिश का जो है लेखा जोखा उनके हाथ में सौंप दिया गया। पूरी पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। ठीक, पिछले जो अधिनियम था उसमें क्या बोला गया था? उसमें बोला गया था कि रेगुलेशन। ठीक है, पहला जो एक्ट था प्रीवियस एक्ट में, इसे रेगुलेशन बोला गया, जबकि अभी जो प्रेजेंट के एक्ट थे उसे अधिनियम बोला गया, एक्ट बोला गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। अब कमर्शियल बॉडी जो ईस्ट इंडिया की कंपनी एक्टिविटी थी उसको खत्म कर दिया गया, यहाँ पे समाप्त करने की बात की गई। विच बिकेम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब जो है पूरी तरह से प्रशासनिक बॉडी बन चुकी थी। ठीक, इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाई इट इन ट्रस्ट फॉर द हिज मैजेस्टी हिज हायर्स एंड सक्सेसर। अब जो उसके उत्तराधिकारी थे, जो उसके सक्सेसर थे, ठीक है, उन्हीं के वर्चस्व में कंपनी की टेरिटरी जो है उनको दे दी गई कि भैया अब उत्तराधिकारी जो आएंगे वही उसके उत्तराधिकार होंगे, उसके महामहिम वही होंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। भैया इस लाइन को दिमाग में भेजे में उतार लेना,
कि सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट पहली बार कंपटीशन की बात, ओपन कंपटीशन की बात किस चार्टर्ड एक्ट में की गई? चार्टर्ड एक्ट 1833। ये पॉइंट नोट कर लेना अपने नोट्स में। चार्टर्ड एक्ट 1833 में बात की गई ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। ठीक है, सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन की बात की गई। एंड स्टेटेड दैट द इंडियंस शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। ठीक है, अब इसमें देखो 1833 की जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें ओपन सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन की बात की गई। अब प्रयास किया गया, उसमें उसमें उसकी बात की गई। अब कहा गया कि भारतीयों की जो कंपनी के अधीन किसी भी पद, जो भी पोस्ट हुआ करती थी, जो एम्प्लॉयमेंट था उनका, उससे वंचित नहीं किया जाएगा। जो उनका जो पोस्ट है वही वही रहेगा एज इट इज। ठीक है, उसको हटाया नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1853, दिस वाज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर्ड एक्ट। अब ये चार्टर्ड एक्ट की अंतिम सीरीज चल रही थी बिल्कुल, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 टू 1853। ठीक है, अब देखो, इट वाज अ सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क। अब यहाँ पे इसका जो इंपॉर्टेंस थी, एक एक संवैधानिक लैंडमार्क आया आगे। ठीक है, अब यही 1858 तक इनका रूल चलता है ट्रेडिंग वाला, उसके बाद क्राउन रूल में चेंज होने लगा। देखो कैसे फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। अब इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। गवर्नर जनरल काउंसिल जो थी उसके फंक्शंस तो एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया, लेजिस्लेटिव को अलग कर दिया पहली बार। ठीक, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। अब काउंसिल को 6 मेंबर की एक लेजिस्लेटिव काउंसिलर के रूप में 6 मेंबर दे दिए गए काउंसिल को। ठीक है, इन अदर वर्ड इट इस्टेब्लिश सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसको दूसरी भाषा में अगर बात करें तो गवर्नर जनरल की सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोली गई। ठीक, विच केम टू बी नोन एज द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे भारतीय परिषद काउंसिल का मतलब जो लेजिस्लेटिव विधायी परिषद था, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके नाम से जाना गया। ठीक है, दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। ठीक है, अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर्स एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट। जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो होता था, जो प्रोसीजर वहां अपनाए जाते थे, वही अब प्रोसीजर यहां अपनाए जाने लगे। किस चार्टर्ड एक्ट में? 1853 में। भेजे में उतारना भैया, दिमाग में अच्छे से रखना इसको। दस द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये एक विशेष कार्य के रूप में सरकार का जाना गया। इस विधायी शक्ति को, इस जो एग्जीक्यूटिव पावर थी, एग्जीक्यूटिव फंक्शन था, इसको जो है इस काउंसिल में एक अलग ही इसका मोड़ दे दिया गया। रिक्वायरिंग द स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस्ड एज एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन। आपको पता ही है कि ओपन सिलेक्शन, ओपन कंपटीशन की बात कर दी गई। एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट, सिविल सर्वेंट के रिक्रूटमेंट की बात यहां पे इंट्रोड्यूस हो गई। द coordinated civil service was thus thrown open to the Indian also। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मैकाले कमेटी। अब देखो भैया, मैकाले कमेटी की भी बात कर दी गई। मैकाले कमेटी पहला कमेटी थी जिन्होंने लॉ की बात की थी, सिविल सर्विसेज की बात की थी भैया। ये लॉ का इसको जो है समझ लो बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है मैकाले को। इसी ने जो है सिविल सर्विस का कॉन्सेप्ट इंडिया का, कमेटी का, इसे बोला भी जाता है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, मैकाले। ठीक, ये ध्यान रखना आपको। इसका अपॉइंटमेंट हुआ 1854 में। मैकाले फिर आ गया 1854 में, इनका एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, मैकाले कमेटी के नाम से जाना गया। आइए थर्ड पॉइंट जानते हैं। थर्ड पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश क्राउन के लिए जो इंडियन टेरिटरी थी जिसपे ट्रस्ट था, उसका पोजेशन जो है रिटेन किया गया। ठीक है, कंपनी को एक्सटेंड कर दिया गया, इतना उसको पूरी पावर दे दी गई। बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। उसका पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया गया भैया कब तक रहेगी। Unlike the previous charter, this was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament liked।
जब पार्लियामेंट चाहे तब कंपनी के रूल रेगुलेशन को टर्मिनेट कर सकती थी। ये प्रीवियस चार्टर में लिखा था, ठीक है, ये प्रीवियस चार्टर में मेंशन किया गया था। फोर्थ पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस द फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भारत के इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जिसे जाना गया था, उसमें सबसे पहले अब इंट्रोड्यूस किया गया। अब द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर इसमें दे दिए गए थे कार्यभार के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल का, ठीक है। 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा। आगरा, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नमेंट थी वो लोकल प्रोविंशियल से 4 मेंबर को अपॉइंट करने की बात यहाँ की गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं इसमें द क्राउन रूल अब स्टार्ट होता है 1858 1947 तक, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब यहां से इनका ट्रेडिंग का भूत उतर गया। अब इनको समझ में आ गया भैया, जब जिस देश में ट्रेडिंग के लिए इतना ज्यादा जो है फायदा हो सकता है, उस देश में हम जो है अगर क्राउन रूल करें तो कितना फायदा होगा, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है रिवोल्ट 1857, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट was enacted in the wake of the revolt of 1857 1857, also known as the first war of independence or the सिपाही म्यूटिनी, ठीक है। सिपाही विद्रोह या भारत का ये जो है पहला एक स्वतंत्र विद्रोह माना गया, स्वतंत्र विश्व युद्ध माना गया, इसमें एक इंडिपेंडेंस कराने के लिए इसको भारत को, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है क्राउन रूल, ठीक। दिस एक्ट नोन एज द एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहां गुड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया, भारत का गुड गवर्नमेंट एक्ट कौन सा था, 1858 एक्ट, ठीक है। एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया यहां से। एंड ट्रांसफर्ड द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटरीज एंड रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब जो यहाँ का गवर्नमेंट का जो पावर्स था, टेरिटरी थी, रेवेन्यू थी ब्रिटिश क्राउन की, सब जो है ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक। अब इसके फीचर्स क्या हैं, अब उसको समझते हैं। इट प्रोवाइडेड दैट द इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of the her majesty। अब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रावधान किया गया कि अब से भारत का शासन जो है महारानी के नाम पर ही चलेगा, ठीक है। अब एलिजाबेथ फर्स्ट जो चार्टर दी थी उन्हीं के नाम पे अब क्राउन सोचने लगा, ठीक है। अब ये क्राउन रूल में उन्हीं के नाम पे सोचने लगा कि अब जो शासन होगा उन्हीं के नाम पे चलेगा, ऐसी बात की जाने लगी। इट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वाइसराय ऑफ इंडिया। अब जो भारत का जो इंडिया का गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल की डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया, उसका नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया भारत का, वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट चेंज करके वाइसराय ऑफ इंडिया किया गया, किस एक्ट में किया गया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, याद रखना इस चीज को। अब यहाँ पे वाइसराय का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट खत्म, अब वाइसराय का कॉन्सेप्ट शुरू। वॉज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया, ठीक। लॉर्ड कैनिंग दस बिकेम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की एंट्री होती है भैया फर्स्ट वाइसराय के रूप में, भारत का फर्स्ट वाइसराय लॉर्ड कैनिंग, याद रखना। आइए नेक्स्ट, इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो वहां पे दो कॉन्सेप्ट आया था ना, याद है आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, वो दोनों कॉन्सेप्ट को खत्म करके डुअल गवर्नमेंट को खत्म कर दिया गया, यहाँ पे उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया। थर्ड, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब भारत का जो एक सचिव अपॉइंट किया गया, एक न्यू ऑफिस के रूप में इसको एक सचिव नाम से एक क्रिएट किया गया एक पोजीशन। वेस्टेड विद द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भारत की जो प्रशासनिक शक्ति होगी सब उसके अंदर दे दी गई, जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का को कंट्रोल करेगा, सब कुछ कौन करेगा, ये सेक्रेटरी करेगा, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है।
अब वाइसराय के थ्रू स्टेट सेक्रेटरी, ठीक, दो चीज याद रखना, आप आगे काम आएगा। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, अब जो स्टेट का सेक्रेटरी था, ठीक है, वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था। जो स्टेट का सेक्रेटरी था वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और वो अंततः ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। वो था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के ही अधीन। ठीक। फोर्थ पॉइंट, इट established a 15-member काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो सचिव था भारत का, भारत के राज्य का जो सचिव था, भारत राज्य सचिव को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल स्टेब्लिश की गई। ठीक है, उसको हेल्प करने के लिए। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, ये एक सलाह देने वाली बॉडी थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब क्या है कि जो सेक्रेटरी हुआ करता था वो काउंसिल का चेयरमैन था, उसके अधीन 15 मेंबर थे जो जो इनको चेयरमैन को असिस्ट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, इट कंस्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कारपोरेट। ठीक है, बॉडी कारपोरेट के रूप में, एक कारपोरेट बॉडी के रूप में इसे जो है काउंसिल में जाना गया। किसको? स्टेट ऑफ सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। कैपिटल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है। द एक्ट ऑफ 1858 वाज हाउएवर लार्जली confined to the improvement of the administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India. अब क्या कहता है ये? अब ये कह रहा है कि इसने राज्य सचिव जो परिषद के थे, जो राज्य सचिव जो स्टेट सेक्रेटरी थे काउंसिल के, उनको एक कारपोरेट बॉडी के रूप में जो है गठित किया गया था। ठीक है। जो भारत और इंग्लैंड में जो मुकदमे चलते थे और मुकदमे जो चलाए जाने में सक्षम था, उसी की बात की गई। अब देखो 1858 का जो अधिनियम बना था उसमें मुख्य रूप से किस चीज की बात हुई? प्रशासनिक तंत्र से सुधार तक ही सीमित था ये। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो रिफॉर्म्स के लिए ही लिमिटेड था, जिसके द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सरकार की जो निगरानी थी और जो कंट्रोल किया जाना था। ठीक है। इसने भारत में जो प्रचलित शासन था, प्रणाली थी, उसका महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया, उसमें कोई चेंज नहीं किया, जो जैसा था वैसे ही रह गया। ठीक है। नेक्स्ट, अब इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करते हैं 1861। ठीक है। अब 1861 एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आता है। आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 का जब रिवोल्ट शुरू हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसिटी ऑफ द सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, हाँ, इसमें क्या हुआ, 1857 के जो महान विद्रोह था उसके बाद ब्रिटिश सरकार को अपने देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेने की आवश्यकता महसूस हुई। अब उसमें संघ की जो इसका यूनियन था उसकी नीति के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 अधिनियम बनाए गए। ठीक है। इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1861, 1892 और 1909। ठीक है। 3 एक्ट जो है बनाए गए। अब इन एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 जो 1861 था इज अ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इसका काफी महत्व था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और पॉलिटिकल हिस्ट्री में भारत के। ठीक है। आइए उसको समझते हैं, फीचर्स को जानते हैं हम लोग। इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब जो लॉ मेकिंग प्रोसेस था, रूल रेगुलेशन को बनाना, ठीक है, इससे इंडियंस से एसोसिएट होने के द्वारा जो है इसका जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन था उसकी शुरुआत कर दी गई। ठीक है। इट दस प्रोवाइडेड दैट द वाइसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियंस एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल। जो काउंसिल का विस्तार किया गया। ठीक है। काउंसिल का जब विस्तार किया गया, नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन थे? इंडियन थे। ऑफिशियल मेंबर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। ठीक है। इनको जो है नॉमिनेट किया गया।
अब 1862 की बात की गई। इन 1862 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वाइसराय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, द राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। इन तीनों लोगों को लॉर्ड कैनिंग जो क्या किए, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में वाइसराय ने, जो लॉर्ड कैनिंग वाइसराय था, इन्होंने 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया। किसमें? लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 इंडियंस को नॉमिनेट किया, जिसमें पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक। अब सेकेंड पॉइंट, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहां पे डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाई रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक, बॉम्बे मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी, उसको रिस्टोर करने के थ्रू इनको जो है डिसेंट्रलाइज किया जाने लगा। इट दस द रिवर्स द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट द स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक, रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स अंडर द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। जो हमने 1833 में देखा था, उसी की तरह ये लोग जो है आगे बढ़ने लगे। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविजन इन 1937। It also provided for the establishment of new legislative council for Bengal, ठीक, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब विच वर established in 1862, 1886, 1897 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें बंगाल जो उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, जो प्रोविंस था, नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस था, और पंजाब का के लिए नई काउंसिल की स्थापना की गई। ठीक है, उसका प्रावधान किया गया, उसमें सोचा जाने लगा कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। अब 1862, 1886 और 1897 में ये धीरे धीरे करके इस्टेब्लिश की जाने लगी। ठीक है। इट empowered द वाइसराय टू मेक रूल ऑर्डर फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। अब जो काउंसिल में बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता था, वो जो है अधिक कन्वीनियंट बनाया गया। इस जो वाइसराय की शक्ति दी गई थी, वाइसराय शक्ति अपना इस्तेमाल करके रूल को और ऑर्डर को एक आहिस्ता आहिस्ता एकदम बढ़िया से स्ट्रांग पॉलिसी बनाते हुए बिजनेस काउंसिल पे जो है ट्रांजैक्शन को एक इंपॉर्टेंस देते हुए एक तरीके से, मतलब कन्वीनियंट तरीके से बनाया। इट आल्सो गेव रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। इसे, हाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम की भी बात आती है तो भैया किस एक्ट से आता है पोर्टफोलियो सिस्टम? याद रखो, ये किस एक्ट की बात हो रही है? ठीक है, ये 1861 की बात हो रही है। ठीक है, इस एक्ट में ये पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट आता है। याद रखना, पोर्टफोलियो सिस्टम की बात आएगी तो 1861 तुरंत दिमाग में आना चाहिए। किसने लाया था ये, इंट्रोड्यूस किसने किया था पोर्टफोलियो सिस्टम? लॉर्ड कैनिंग। पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। डेट भी याद रखना, पूछता है। ठीक है, ईयर पूछता है। अंडर दिस मेंबर ऑफ द वाइसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, अब जो गवर्नमेंट का एक से अधिक डिपार्टमेंट बनाने लगे। ठीक है, एक से अधिक जो वाइसराय काउंसिल थी, एक अलग अलग डिपार्टमेंट को स्टेब्लिश करने लगी। was authorized to issue final order on behalf of the council on matter of his department। ठीक है, अब पांचवें की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5। इट empowered द वाइसराय टू इशू ऑर्डिनेंस। अब यहां पे ऑर्डिनेंस इशू किया गया, कौन सी शक्ति दी गई ऑर्डिनेंस इशू करने की? किसको दी गई? वाइसराय को, विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इसमें वाइसराय को आपातकाल के दौरान जो इमरजेंसी लगती थी, उसके दौरान एक एक्सक्लूसिव पावर दिया गया। ठीक है, बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब इसमें ऐसे अध्यादेश की अवधि जो है कितने दिन की थी? 6 महीने की थी। जो ऑर्डिनेंस पास करते थे, ये इनको एम्पावर किया गया था वाइसराय को ऑर्डिनेंस लाने का, वो 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के पीरियड में लगा देते थे। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 की बात करते हैं। हाँ, फीचर्स देखिए। इट इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो प्रोविंशियल काउंसिल थी और जो सेंट्रल प्रोविंशियल काउंसिल थी, उसमें मेंबर्स जो है ऐड किए जाने लगे, बढ़ा दिया गया, ठीक है, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। ठीक, नेक्स्ट, हाँ, सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीज द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड द एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखो फिर एक क्वेश्चन आपका क्रिएट हो जाता है, बजट का कॉन्सेप्ट, बजट का नाम जो है किस एक्ट में लिया गया। ठीक है, बजट का कॉन्सेप्ट किस एक्ट में आया भैया? 1892, 1892, ठीक है, बजट कॉन्सेप्ट आया। अब जो है हम लोग देखिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द, देखिए अब ए बी सी डी करके है, इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो होते थे, कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेशन के लिए कुछ प्राविधान किए गए थे। क्या थे प्राविधान? सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वाइसराय के द्वारा, ये उनके रिकमेंडेशन पे, किसके रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिकमेंडेशन पर, ठीक है। उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी उसके रिकमेंडेशन पे ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कॉन्सेप्ट लाए और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया गया। दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार और चैम्बर, ये सब की बातें रिकमेंड की जाने लगी कि भैया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर जो है गवर्नर के द्वारा एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल लाई जाएगी। उसमें देखो यूनिवर्सिटी हो गई, ट्रेड एसोसिएशन हो गया, जमींदार हो गया, चैम्बर्स हो गए, इन सब की बातें अब चर्चा में आ गई थी। The act made a limited and indirect provision for the use of election in filling up some of the non-official seats both in the central and provincial legislative council। ठीक है, अब इसमें जो है, अब इस एक्ट में क्या बात हुई, इस एक्ट में सेंट्रल और जो प्रोविंशियल काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें कुछ और गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव के उपयोग के लिए ना एक समिति और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया। ठीक है, एक इनडायरेक्टली इसको जो है एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब इस एक्ट में जो इलेक्शन था, इलेक्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें उसकी चर्चा ही नहीं की गई। इस प्रक्रिया को कुछ निकाय जो बॉडी थी उसकी सिफारिश पर किए गए जो नॉमिनेशन था उसके रूप में इसे क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अब देखिए, अगर ऊपर हम इस पैराग्राफ की बात करते हैं तो इसमें इलेक्शन शब्द आ गया, ये भी ध्यान रखिएगा। इलेक्शन शब्द कहां पे सबसे पहली बात आया था? तो ये आया था आपका इस वाले एक्ट में। अब आगे चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। भैया इसको याद रखना, इसको दिमाग में उतार लेना, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना गया। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना गया, जो लॉर्ड मॉर्ले वाज देन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ऑफ इंडिया। अभी जो भारत का जो सचिव था वो लॉर्ड मॉर्ले थे। ठीक है, उसके रूप में जो है इस काउंसिल के एक्ट को जाना गया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसराय थे इंडिया के उस समय। सचिव कौन था? लॉर्ड मॉर्ले, और मिंटो कौन थे? वाइसराय। ये दोनों नाम अलग अलग कॉन्सेप्ट में कोई नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे आप ये चीज लिखी है, कोई ध्यान भी नहीं देता, एग्जाम में पूछ लेगा, सब लटक के चले आते हैं। यूपीएससी में जो पूछता है सेम इसी तरह से फंसाता है। फीचर्स की बात करते हैं। फर्स्ट, it considerably increased the size of the legislative councils, both central and provincial. The number of members in the central legislative council was raised from 16 to 60. ध्यान रखना इस चीज का। The number of members in the provincial legislative council was not uniform. ठीक है,
इसने केंद्रीय और जो प्रांतीय दोनों लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके आकार में काफी चेंज कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़ा दिया, इसको वृद्धि कर दी। अब जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सदस्यों की संख्या जो है 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया, ठीक है। जो सेंट्रल आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें मेंबर्स की संख्या 16 से 60 हो गई, ठीक है। ये भी पूछ लेता है कि 16 से 60 या जिस सेंट्रल काउंसिल में जब मेंबर की संख्या 16 से 60 कर दी गई तो वो कौन सा एक्ट के तहत हुआ था, अधिनियम कौन सा था, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स था 1909, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। अब जो है प्रांतीय विधान परिषद जो थी इसमें सदस्यों की संख्या एक समान नहीं थी, यूनिफॉर्म वे में नहीं थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी, ठीक। अब इसने केंद्रीय विधान परिषद में जो सरकारी बहुमत बरकरार रखा था, लेकिन क्या किया था कि प्रांतीय विधान परिषद को गैर सरकारी बहुमत की अनुमति दे दी थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट इनलार्ज द डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल, ठीक है। अब इसमें दोनों स्तरों पे, दोनों पक्षों पे बात हो रही है, दोनों स्तर लेवल पे विधान परिषद जो थी उसके विचार विमर्श जो थे वो संबंधी कार्यों को बढ़ा दिया गया, ठीक है, और डिलिबरेट कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे देखिए, मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन, ठीक है। सदस्यों को जो क्वेश्चन था वो पूछने पर, जो पूछना और जो बजट पर जो प्रस्ताव पेश करने की बात की गई थी उसकी अनुमति दे दी गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसराय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। याद रखना भैया इस चीज को, लॉ मेंबर के रूप में कौन ज्वाइन किया, पहला पर्सन जो था वाइसराय काउंसिल को, वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहला पर्सन ज्वाइन करने वाला इंडियन, पहला इंडियन था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, ठीक है। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने फर्स्ट वाइसराय, इस वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पहला इंडियन के रूप में इन्होंने ज्वाइन किया था, फर्स्ट टाइम की बात थी, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपका पॉइंट, हाँ, फिफ्थ पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। इसने अलग निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा की स्वीकार करके जो मुसलमान थे, मुसलमान के लिए सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व था, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था, उसकी प्रणाली शुरू कर दी, उसको, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड बाई ओनली बाई द मुस्लिम वोटर्स, ठीक है। मुस्लिम वोटर्स के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर थे, ठीक है, मुस्लिम जो मेंबर थे वो मुस्लिम वोटर्स के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट किए जाने लगे। दस द एक्ट लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, अब ये लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म हो गया, ठीक है। एक जो कम्युनल की बात की गई यहाँ पे वो कानूनी तरीके से वैध मान ली गई। लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये भी पूछा जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, लॉर्ड मिंटो को माना जाता है भैया, लॉर्ड मिंटो, याद रखना है, ठीक है। तब इनको कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में, फादर के रूप में लॉर्ड मिंटो आते हैं, ठीक है, उनको जाना जाता है। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार। यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक सेपरेट प्रेसिडेंसी का रिप्रेजेंटेशन हुआ कारपोरेशन के रूप में, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के रूप में, यूनिवर्सिटीज एंड जमींदार के रूप में, यहाँ पे ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया गया। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करते हैं। ऑन अगस्त 20, 1917, ठीक है, 1917 20 अगस्त की बात है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इट्स ऑब्जेक्टिव वाज द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया।
जो भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी उसके ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन की बात की गई, ऑब्जेक्टिव की बात की गई, ठीक है, उसके क्या क्या उद्देश्य थे उसकी बात की गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 वाज दस इनेक्टेड विच केम इनटू द फोर्स इन 1921 में ये फोर्स में आया। जो इन्होंने रूल रेगुलेशन बनाए, जो इनका उद्देश्य था 1919 एक्ट का, उसको जो है 1921 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, यहां पे इन्फोर्स कर दिया गया। दिस एक्ट इज आल्सो नोन एज द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को किस एक्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब मॉन्टेग्यू वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मॉन्टेग्यू आपको याद है सेक्रेटरी थे स्टेट के, ठीक है, और चेम्सफोर्ड यहाँ पे जो है वाइसराय के रूप में आए थे, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात की गई। अब इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? इस जो एक्ट बनाया गया था 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, इसके फीचर्स क्या थे, उसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, it relaxed the central government over the provinces by the demarcating and separating the central and provincial subject. The central and provincial legislatures were authorized to make law on their respective list of subject. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. मतलब क्या है कि इसने केंद्रीय और जो आपका प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे ना, जो स्टेट लेवल के सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सब्जेक्ट थे, विषय थे, उनको अलग करके सीमांकित करके, मतलब एक अलग अलग उनको डिमार्केशन कर दिया गया। प्रांतों पर जो है केंद्रीय नियंत्रण को शिथिल कर दिया गया, ठीक है, उसको स्टेब्लिश कर दिया गया, सेंट्रल कंट्रोल को। और केंद्रीय और प्रांतीय जो काउंसिल्स थी उनको अपने अपने विषयों की सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। अब हालांकि सरकार की जो सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था, उस पर संरचना जो है सेंट्रलाइज थी, एकात्मक बनी रही, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड। The transferred subjects were to be administered by the governor with the aid of ministers responsible to the legislative council, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसने प्रांतीय जो विषय थे उसके दो भाग में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित, ठीक। इससे मतलब क्या हुआ कि इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ट्रांसफर का बात की गई, ठीक है, और रिजर्व करने की बात की गई। Transferred subject were to be administered by the governor with the aid of minister responsible to the legislative council. अब जो हस्तांतरित हुआ, जो ट्रांसफर की बात की गई थी, जो ट्रांसफर हुआ था, विषय को जो राज्यपाल हुआ करते थे, ठीक है, जो गवर्नर था, उसके द्वारा विधान परिषद जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी, उसके प्रति उसका अकाउंटेबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो उत्तरदायित्व था, मंत्रियों की सहायता से प्रस्तावित किया जाना था, ठीक है। अब दूसरी ओर अब बात करते हैं, द रिजर्व सब्जेक्ट ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो राज्यपाल जो थे उनके कार्यकारी शक्ति को उनके उत्तरदायित्व में प्रस्तावित कर दिया गया जाना था। अब शासन जो था, शासन की इस दोहरी नीति जो डुअल पॉलिसी थी, द्विशासन जिसे बोला जाता था, उसके रूप में जाना जाता था, ठीक है। यह शब्द एक ग्रीक शब्द से लिया गया था, ठीक है, एक ये जो है ग्रीक वर्ड था, अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायआर्ची विच मीन्स डबल रूल, जिसका मतलब दो नियम को बनाना होता है। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वाज लार्जली अनसक्सेसफुल, जबकि ये जो है ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहा, उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। थर्ड पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया, बाई कैमरलिज्म, ठीक है, और आपका डायरेक्ट इलेक्शन की बात कंट्री में कब की गई, ठीक है, तो ये आपको ये एक्ट याद होना चाहिए। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक। देन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज रिप्लेस्ड बाय द बाई कैमरल लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर हाउस।
अपर हाउस का जो इसमें देखो दो हाउस बनाए गए थे ना, एक अपर हाउस जो राज्यसभा बोली जाती है अपने यहाँ, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना जाता था, और जो लोअर हाउस था वो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आज भी हमारे यहाँ लोकसभा के रूप में जाना जाता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली को हम लोग लोअर हाउस जानते हैं, ठीक है, उसके द्वारा जो है बाइकैमरिज्म लेजिस्लेचर को रिप्लेस कर दिया गया था। उसके बाइकैमरिज्म लेजिस्लेचर के द्वारा इसको रिप्लेस कर दिया गया था। द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। अब जो मेंबर की मेजॉरिटी थी वो दोनों हाउस की, चाहे लोकसभा हो, चाहे लोअर हाउस हो, चाहे अपर हाउस हो, दोनों के मेंबर को डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाना था। ठीक है, ये बात थी। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, it required that the 3 of the 6 member of the viceroy executive council। अब यहां क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो 6 मेंबर में से 3 मेंबर की जरूरत पड़ी वर टू बी इंडियन, जो इंडियन के रूप में उनको चुना गया। ठीक है, पांचवा पॉइंट, इंडियन के रूप में 3 मेंबर, 6 वाइसराय काउंसिल के जो मेंबर थे उसमें से 3 इंडियन थे, 3 ब्रिटिशर्स थे। पांचवा पॉइंट, इट एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। अब क्या हुआ, जो क्रिश्चियन, भारतीय क्रिश्चियन थे, सिख थे, एंग्लो इंडियंस थे, जो मतलब एंग्लो इंडियन मतलब जो इंडियन ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो ब्रिटिश में आकर, ब्रिटिश वाले आके इंडियन से शादी कर लिए थे कुछ, तो वो एंग्लो इंडियंस के नाम से हो गए थे। ठीक है, वो एंड यूरोपियन, वो सारे को जो है एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कर दिया गया इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। ठीक है, उनको अलग से इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया जाना था। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या हुआ, फिर एक फ्रेंचाइजी के रूप में लिमिटेड लोगों को जो है प्रॉपर्टी टैक्स एजुकेशन की फ्रेंचाइजी दी जाने लगी। ठीक है, कि ये पढ़ाया जाएगा, ये टैक्स लगेगा, ये प्रॉपर्टी है, इस तरीके से। सातवां पॉइंट, इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया। अब जो है भारत के लिए एक हाई कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया गया, क्रिएट किया गया, एक पद आया हाई कमिश्नर। ठीक है, एक उसका न्यू ऑफिस जो है क्रिएट किया गया इन लंदन, कहां पे, लंदन में, एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शंस हियर, हाँ, इथर टू परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। ठीक है, जो भारत के सचिव होते थे उनके द्वारा जो परफॉर्म किया जाता था उसी के फंक्शन को वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया गया, कहां, हाई कमिश्नर ऑफिस में जो लंदन में बनाया गया था। ठीक है, अब आठवां पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई। Hence, a central public service commission was set up in 1926 for the recruiting civil servant। सिविल सर्वेंट को रिक्रूट करने के लिए 1926 में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है सेटअप किया गया था। 1926 में ये कॉन्सेप्ट कब आया था, 1926 का ही कॉन्सेप्ट था ये सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आज हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट सेपरेटेड द फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फॉर द सेंट्रल बजट एंड अथराइज्ड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। ठीक है, अब इनको क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया, पहली बार इनको अलग करने का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि प्रोविंशियल बजट जो है, जो प्रांतीय बजट था सेंट्रल बजट से वो अलग होगा। ठीक है, वो अलग रहेगा। अथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट, उनके बजट में, उनके प्राविधान में अलग अलग कर दिया गया। अब 10वां पॉइंट, it provided for the appointment of a statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years of its coming into force। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो स्टैट्यूटरी कमीशन का अपॉइंटमेंट के लिए जो है इसे प्रोवाइड कर दिया गया, रिक्वायर इनटू द रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। अब आता है भैया साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन की बात की गई। साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, ऐसा पहले जब हम लोग 6वीं में 7वीं में पढ़ते थे तो हमारे उसमें शॉर्ट नोट्स में लिखाया जाता था कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। ठीक है, तो इसका आज रीजन जानेंगे कि भारत क्यों आया था। ठीक है, साइमन कमीशन में अब बात करते हैं, इसमें क्या क्यों आया था साइमन कमीशन और क्या कॉन्सेप्ट था साइमन कमीशन का।
इन नवंबर 1927 itself, that is 2 years before the schedule, जो इनका शेड्यूल था आने का, साइमन कमीशन की चर्चा थी ब्रिटिशर्स की कि जो है साइमन कमीशन आने वाला है, उससे 2 साल पहले जो है नवंबर 1927 में ही साइमन कमीशन भारत आ टपका। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट अ 7 member स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कमीशन। ठीक है। अब इसमें ब्रिटिश सरकार ने नए संविधान के अंतर्गत भारत की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, ठीक है, 7 सदस्यीय जो है 7 मेंबर्स की कमेटी बनाकर एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति की घोषणा कर दी है। ठीक है। एक डिक्लेयर कर दिए कि 7 मेंबर जो है सर जॉन साइमन के साथ चेयरमैनशिप में उनके अध्यक्षता में जाएंगे। ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, सारे जितने मेंबर थे वो सब ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन उसमें नहीं था। हेंस ऑल द पार्टीज बाइकॉटेड द कमीशन। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जितने इंडियन थे सब खफा हो गए। जो भारत ब्रिटिश इंडिया था उसमें लोग जो है बाइकॉट करने लगे कि हमारा तो भारत का कोई कैंडिडेट है ही नहीं इसमें। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 में इस कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट करी एंड रिकमेंडेड द एबोलिशन ऑफ डायरची। अब इसने क्या किया, इस रिकमेंड कर दिया कि डायरची को खत्म होना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट कंटिन्यूअस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट एंड सो ऑन। ठीक। अब 1930 में इनकी रिपोर्ट सबमिट होती है, डायरची को खत्म करने की बात रिकमेंड करते हैं। अब इसमें जो है प्रोविंसेस जो थे उसमें ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन जो था, संघ जो था, उसको एस्टेब्लिशमेंट में जो बात की गई थी, प्रिंसली स्टेट की बात की गई, कंटिन्यूअस ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, इसमें कम्युनल इलेक्टोरेट की बात की गई। ठीक है। और इसी तरह से ये लोग करते रहे, आगे बढ़ते रहे। टू कंसिडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी ऑर्गेनाइज करने की बात प्रपोजल कमीशन को दिया। ठीक है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्कशन, इसके आधार पे क्या डिस्कशन हुआ, व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का कॉन्सेप्ट आता है भैया। व्हाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स वाज प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की कंसिडरेशन के लिए ये लोगों ने क्या किया, इसको तैयार किया, प्रिपेयर्ड किया और इस रिपोर्ट व्हाइट पेपर को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में के रूप में इसको सबमिट किया। ठीक है। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी वर इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन चेंजेस इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अब क्या हुआ कि जो इनका कमेटी की रिकमेंडेशन थी इसको इनकॉर्पोरेट किया गया और इसको अगले जो है 1935 के एक्ट में इसको रिकमेंड किया गया कि उसमें जो है 1935 के एक्ट में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है। अब कम्युनल अवार्ड 1932 मैकडोनाल्ड, राम सहाय मैकडोनाल्ड, ये पूछा जाता है भैया, याद रखना। इन अगस्त 1932 राम सहाय मैकडोनाल्ड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेशन के लिए एक स्कीम अनाउंस की गई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। जो कौन था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, राम सहाय मैकडोनाल्ड, 1932 अगस्त 1932 में, विच केम टू बी नोन एज ए कम्युनल अवार्ड, जिसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया। द अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है। अब इसमें एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, मुस्लिम, सिख, ठीक है, इनके इलेक्टोरेट की जो है बात की गई। इसमें देखो अवार्ड नॉट ओनली कंटिन्यूड, केवल यही तक सीमित नहीं था, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लास। और ये लोग क्या किए, जो दलित वर्ग के लोग थे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे, वहां तक ये बात पहुंच गई। गांधी जी वॉज डिस्ट्रेस्ड ओवर दिस एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस एंड undertook fast unto death in the यरवदा जेल to get the award modified। अब गांधी जी की बात बहुत खराब लगी। ठीक है। जब ये खराब लगी तो काफी डिस्ट्रेस हो गए। अब डिस्ट्रेस होने के बाद क्या किया इन्होंने
कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के लिए डिप्रेस्ड क्लास जो है को लोग चुने थे। अब उसमें अंडर टू ये महात्मा गांधी ने बोला कि हम जो है जब तक मर नहीं जब तक हम जो है हमारा पास नहीं हो जाती, बात नहीं मान ली जाती, तब तक जो है हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। यरवदा जेल में, पूना में यरवदा जेल है, ठीक है, वहां पे भूख हड़ताल शुरू किया किन्होंने? गांधी जी ने, ठीक है। अब टू गेट अवार्ड मॉडिफाइड एट लास्ट देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक वो बनता है, एग्रीमेंट बनता है किसके बीच में? कांग्रेस के लीडर के बीच में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ करती थी उसके बीच में, और डिप्रेस्ड क्लास के बीच में, ठीक है, एक एग्रीमेंट बनता है। द एग्रीमेंट नोन एज ए पूना पैक्ट, वो एग्रीमेंट पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड गेव रिजर्व सीट टू बी डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट ने क्या किया? जो रिजर्व सीट थी डिप्रेस्ड क्लास की, ठीक है, उसको रिटेन किया, ठीक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, the act marked a second milestone towards a completely responsible government in India. It was a lengthy and detailed document having 321 section and 10 schedule, ठीक है। अब यह अधिनियम भारत में पूर्ण रूप से क्या था? एक उत्तरदायी सरकार की दिशा में दूसरा मील का पत्थर साबित हुआ, ठीक है, एक माइलस्टोन ये साबित हुआ। और यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज के रूप में, डॉक्यूमेंट्स के रूप में उभरा, जिसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल की चर्चा की गई, ठीक है। अगर ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने सेक्शन की बात की गई है और कितने शेड्यूल हैं, तो 321 सेक्शन है और 10 शेड्यूल है। फीचर्स की बात जानते हैं वन बाय वन। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड princely states as unit. The act divided the power between the center and unit in terms of 3 list, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और आपका कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें देखो 59 और 54 और 36 आइटम्स इसमें मेंशन किए गए थे। रेजिडुअरी पावर वर गिवन टू द वाइसराय, हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इनटू द बीइंग एज अ प्रिंसली स्टेट, डिड नॉट ज्वाइन इट। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, ठीक है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई, जिसमें जो है आपका प्रिंसली रियासतें थी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट की बात की गई, प्रांतीय रियासतें जिसे बोला जाता है, इकाइयों के रूप में शामिल थी। अब यह इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों के आधार पर विभाजित कर दिया, ठीक है। एक पहला था आपका फेडरल लिस्ट, जिसे संघीय सूची के नाम से जाना गया, केंद्र के लिए जो था, सेंटर के लिए था। 59 जो है सब्जेक्ट की बात की गई, ठीक है, 59 आइटम इसमें थे मेंशन। और दूसरा था आपका प्रिंसली लिस्ट थी, जो स्टेट लेवल पे थे, प्रोविंशियल लिस्ट थी, जिसमें प्रांत के लिए था, ठीक है, स्टेट के लिए था, जिसमें 54 आइटम्स की बात की गई, 54 आइटम्स की बात। और तीसरा था समवर्ती सूची, ठीक है, जिसे कंकरेंट लिस्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है, उसमें 36 आइटम्स की चर्चा की गई, उसमें 36 आइटम मेंशन किया गया। इसका मतलब यह है 59 आइटम्स जो थे वो यूनियन ऑफ इंडिया में कंसीडर किए गए कि उसकी देखरेख भारत सरकार करेगी, उस पर नियम कायदा कानून भारत सरकार बनाएगी। अब जो आपका 54 आइटम्स थे, 54 आइटम जो स्टेट लेवल पे थे, उसमें रूल रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। अब 36 कंकरेंट उस पर भारत सरकार और स्टेट दोनों मिल करके बनाएंगे, उसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जो रेजिडुअरी पावर थी, रेजिडुअरी पावर की बात की गई, अवशिष्ट शक्तियां जिसे बोला जाता है, वो वायसराय को दे दी गई, ठीक है, वायसराय के हाथ में दे दी गई। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन जो है रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई, ठीक है, इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे वो सब शामिल नहीं किए, ज्वाइन नहीं किए। नेक्स्ट, इट एबॉलिश्ड डायरची इन द प्रोविंसेस, अब प्रोविंसेस में डायरची को खत्म कर दिया गया। इंट्रोड्यूस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस, ठीक है, अब इसकी जगह पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को वर्चस्व में लाया गया। तो प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स,
Moreover, the act introduced responsible government in provinces, that is the governor was required to act with the advice of minister responsible to the provincial legislature. This came into effect in 1937 and was discontinued in 1939. अब इसमें क्या हुआ, इसमें द्वैध शासन को तो समाप्त कर दिया गया, ठीक है, डायरची खत्म, इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता जो थी उसकी शुरुआत की गई। प्रांतों को इसके परिभाषित क्षेत्रों में प्रशासन की जो ऑटोनॉमस यूनिट थी उसके रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा जो है जो एक्ट है, एक्ट ने प्रांत में जो उत्तरदायित्व सरकारें थी उनकी शुरुआत की, ठीक, जो जवाब देने वाली थी, यानी राज्यपाल को जो प्रिंसली लेजिस्लेशन था, जो उनका प्रांतीय विधायिका जिसे बोला जाता है, उसके प्रति उत्तरदायी थे वो, और मंत्रियों की सलाह से कार्य करना आवश्यक था, ठीक है। 1937 में ये लागू हो गया और जो है 1939 में इसे बंद भी कर दिया गया, ठीक है, इसे 1939 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरची एट द सेंटर. Consequently, the federal subjects were divided into reserved subject and transferred subject. However, the provision of the act did not come into the operation at all. इसका मतलब इसने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने का प्रावधान किया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या रहा, परिणाम स्वरूप इसके संघीय जो फेडरल सब्जेक्ट थे उनको आरक्षित विषय और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे, ठीक है, उसमें इसको सेपरेट कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। हालांकि जो एक्ट है इसका यह प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ, ठीक है, इसको एबॉलिश कर दिया गया, यहीं खत्म कर दिया गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट। इट इंट्रोड्यूस्ड बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, ठीक है। इसमें अब क्या हुआ कि जो 11 प्रोविंसेस थे उसमें से 6 प्रोविंस में बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। दस द लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस वर मेड बाइकैमरल, कंसिस्टिंग ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस और दूसरा था लोअर हाउस, ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। हाउएवर मे रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन देम। अब देखिए, जो 11 में से 6 प्रोविंस को जो है पूरी तरह से बाइकैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस कर दिया, 6 में इंट्रोड्यूस हो गया। देखो इस प्रकार बंगाल, बॉम्बे, मद्रास हो गया आपका, बिहार हो गया, असम हो गया, और संयुक्त प्रांत की जितनी विधानसभाएं थी जो बाइकैमरलिज्म बनाई गई थी, जिसमें एक अपर हाउस था, दूसरा लोअर हाउस था, ठीक है, जो उसका लेजिस्लेटिव असेंबली का, जो लेजिस्लेटिव असेंबली एक लोअर सेशन हो गया, लोअर हाउस हो गया, और जो दूसरा था जिसे बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो था आपका अपर लेवल हो गया, ठीक है, अपर हाउस, ये थी। अब पांचवा पॉइंट, इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाई प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, वुमेन एंड लेबर वर्कर्स, ठीक है। इसमें इसने दलित वर्ग जो थे, दलित वर्ग अनुसूचित जातियां जो थी, आपका महिलाएं हो गई, आपका जो है लेबर कैटेगरी के लोग हो गए, उनके लिए अलग अलग जो है इलेक्टोरल सिस्टम जो है प्रदान करने की बात की गई। किसके थ्रू? सांप्रदायिक जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़ाया गया, ठीक है। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1858 था, उसके द्वारा जो है इसे इस काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश कर दिया गया, जो इस्टेब्लिश किया गया था 1858 के थ्रू, बट यहाँ पे इसको एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर, ठीक है। जो भारत स्टेट के जो है सेक्रेटरी हुआ करते, सचिव हुआ करते थे, ठीक है, वाज प्रोवाइडेड विद द टीम ऑफ एडवाइजर्स, जो एडवाइजर्स की टीम के साथ दिया गया था। अब नेक्स्ट 7वां पॉइंट, इट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट,
ठीक है। अब इसमें फ्रेंचाइजी को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, फ्रेंचाइजी एक्सटेंड किया गया। इसमें जो उनका मताधिकार था, वोटिंग था, वोटिंग राइट्स थे, उसको एक्सटेंड किया गया और कुल आबादी के लगभग 10% जितने परसेंटेज जो बनता था 10% लोगों को मतदान करने का अधिकार मिल गया, उनको वोटिंग राइट्स मिल गए, भैया आप 10% लोग जो है वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है। आठवां पॉइंट क्या है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। अब जो कंट्री की क्रेडिट थी, जो साख थी और जो करेंसी थी, उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई का निर्माण किया गया, आरबीआई स्टेब्लिश की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट 9, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस। अब यहां क्या हुआ कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात तो हो ही रही थी, अब केवल वही नहीं, यहां पे स्टेट कमीशन की भी बात होने लगी, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी बात हो रही है, एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस। ठीक है। इसका मतलब इसमें न केवल आपका सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का प्रावधान किया गया, बल्कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन था उसकी भी बात होने लगी, और 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए एक ज्वाइंट जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। इसमें एक जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्राविधान किया गया, जिसकी स्थापना जो है 1937 में की गई। ठीक है, जिसको स्टेब्लिश किया गया 1937 में। अब आइए हमारा इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लास्ट मॉडर्न जो फेज शुरू होता है 1947 का। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, जो कि इस अधिनियम में क्या बोला गया देखिए। अब ये क्या हुआ, 1947 20 फरवरी के दिन द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948। जो उस समय प्रेजेंट के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, क्लीमेंट एटली नाम था। ये भी पूछा जाता भैया, जब 1947 का एक्ट आया था इंडिपेंडेंस का, या जब 1947 में आजादी की बात की गई थी, तो उस समय वहां ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर कौन था? क्लीमेंट एटली, याद रखना। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो है ब्रिटिश की प्रभुत्ता संप्रभुता अब खत्म होती है। अब इंडिया को जो है 30 जून 1948 को जो है ब्रिटिश रूल समाप्त करके इंडिया को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, आफ्टर विच ही पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। ठीक है, अब दिस अनाउंसमेंट वाज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। अब उसी समय जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पार्टीशन की बात उठने लगी, उनको अलग अलग जो है डिमांड होने लगी मुस्लिम लीग की। अगेन ऑन जून 3, 1947, ठीक है, 3 जून 1947 की बात है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश का जो है गवर्नमेंट थी, उन्होंने एकदम क्लियर कर दिया भैया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली होगी भारत की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली जो बनाई गई थी, जो विधान जिसको संविधान सभा के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया, ठीक है, उसको उन्होंने क्लियर कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्लियर किया? विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। अब देखिए, ऑन द सेम डे 3 जून 1947 की बात हो रही है, लॉर्ड माउंटबेटन द वाइसराय ऑफ इंडिया पुट फोर्थ द पार्टीशन प्लान। अब इन्होंने जो है इसको विभाजन की नीति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन जो वाइसराय थे इंडिया के उस समय, प्रेजेंट टाइम में 1947 के, ये अंतिम वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, ये जो है विभाजन की नीति इन्हीं के द्वारा इंप्लीमेंट की गई थी, जानी जाती है, जिसे माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। द प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस के द्वारा यह प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड द मुस्लिम लीग इमीडिएट इफेक्ट वाज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या है, इनके फीचर्स की बात हम लोग जानते हैं
इसमें फीचर्स क्या डिस्कस किए गए थे, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। ठीक है, आइए हम लोग उसको वन बाय वन करके समझते हैं। हाँ, इट इंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम द अगस्त 15 1947। अब 15 अगस्त 1947 से भारत में जो है संप्रभुता आ गई, अपने सॉवरेनिटी की बात की जाने लगी, ब्रिटिश रूल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो इसको इंडिया में जो है पार्टीशन की भी बात की गई, यहां भी पार्टीशन भी हो गया। क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया, अब भारत को दो गणराज्य, दो डोमिनियन में बांट दिया गया, पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। ठीक है, विद द राइट टू सेसीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के द्वारा जो है दो पार्ट में इसको अलग कर दिया गया। इट abolished the office of viceroy and provided for each dominion a governor general who was to be appointed by the British king on the advice of the Dominion cabinet। ठीक है, जिसमें इसने वाइसराय के पद को समाप्त कर दिया और प्रत्येक डोमिनियन, जो अलग अलग डोमिनियन थे, उनके लिए एक गवर्नर जनरल की व्यवस्था की। ठीक है, अब इसके आगे समझ लो कि जिसे डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर ब्रिटिश राजा द्वारा नियुक्त किया जाना था। ठीक है, अब आगे वही चीज कह रहा है, हिज मजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वाज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, अब जो है इसका ब्रिटेन में महामहिम जो बोले जाती थी उस समय एलिजाबेथ थी। अब कौन है जो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उसके सरकार को भारत का जो पाकिस्तान के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी थी, वो एकदम अलग हो गया, क्योंकि भैया ये इंडिया गवर्नमेंट को दे दिया गया, अब ब्रिटिश रूल समाप्त हो चुका है, अब तो ब्रिटिश का कोई लेने देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट empowered द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द टू डोमिनियन टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कंस्टिट्यूशन फॉर देयर रिस्पेक्टिव नेशंस एंड टू रिपील एनी एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट इंक्लूडिंग द इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। इसमें इसने दोनों उपनिवेशों की जो वो थी, क्या बोलते हैं, संविधान सभा, उसको अपने अपने राष्ट्रों के लिए कोई भी संविधान बनाने और अपनाने और स्वतंत्रता अधिनियम जो था, इनका इंडिपेंडेंस एक्ट जो था, उसको सहित जो है ब्रिटिश संसद के किसी भी जो है अधिनियम को निरस्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, इट empowered द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरी टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वेयर ड्राफ्टेड एंड इनफोर्स। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर वाज एक्सटेंडेड देयर टू बाई अ लॉ ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। अब देखो, इसने दोनों डोमिनियन की संविधान सभाओं को अपने अपने क्षेत्रों के लिए जो कानून बनाने का अधिकार दिया, जब तक कि नए संविधानों का मसौदा तैयार नहीं हो जाता तब तक उन्हें लागू नहीं किया जाएगा, मतलब लागू नहीं किया जाता। ठीक है, और 15 अगस्त 1947 के बाद जो पारित हुआ था ब्रिटिश संसद का कोई भी अधिनियम, जो भी कोई भी एक्ट पारित हुआ था, जो नए डोमिनियन की बात कर रहे थे, उसमें से किसी पर भी ये लागू नहीं होगा जब तक कि डोमिनियन की जो लेजिस्लेशन के कानून द्वारा लागू न किए जाए, जो लेजिस्लेशन के थ्रू जो कानून लागू हुआ, जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक इसको मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। अब जो भारत में एक सचिव होता था, वो एक सचिव का ऑफिस होता था, उसको एबॉलिश कर दिया गया, उस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया गया। एंड ट्रांसफर्ड हिज फंक्शंस टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर। अब जो कॉमनवेल्थ अफेयर का स्टेट सेक्रेटरी थे, उनका जो कार्यभार था उनको सौंप दिया गया। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम द अगस्त 15 1947। ठीक है, अब इसने क्या किया, 15 अगस्त 1947 से जो भारतीय रियासतें थी उन पर ब्रिटिश प्रभुत्व और जनजातीय क्षेत्रों के साथ जो संधि संबंधों की समाप्ति की घोषणा कर दी। ठीक है, उसमें कि अब हम खत्म कर रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। मतलब इसने क्या किया, भारतीय रियासतों को, जो भारतीय रियासतें थी उनका या तो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या फिर स्वतंत्र रहने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी।
ठीक है, या तो भारत में मर्ज हो जाओ, या तो अलग हो जाओ, या तो फिर अपने हिसाब से फ्रीडम को प्राप्त कर लो। ठीक है, इस तरह की बातें होने लगी। 9 नंबर, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 till the new constitution were framed. The dominion were however authorized to the make modification in the act. ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें नए संविधान बनने तक प्रत्येक डोमिनियन जो था, ईच डोमिनियन और प्रांतों पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चलाने का प्रावधान किया गया। ठीक है, अब हालांकि डोमिनियन को अधिनियम में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, it deprived the British monarch of his right to veto bills or ask for reservation of certain bills for his approval, but this right was reserved for the Governor General. The Governor General would have full power to assent to any bill in the name of His Majesty. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसने ब्रिटिश सम्राट को जो बिलों पर जो बिल था उनका, उस पर वीटो लगाने का, उनकी स्वीकृति के लिए कुछ बिलों को आरक्षित करने के अधिकार से हटा दिया, मतलब डिप्रीव कर दिया, वंचित कर दिया। अब लेकिन क्या हुआ, बट यह अधिकार गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित था। गवर्नर जनरल इसके राइट्स में था पूरा। ठीक है, अब गवर्नर जनरल को जो मैजेस्टी बोला जाता, महामहिम के नाम पर किसी भी बिल को मंजूरी देने का पूरा अधिकार होगा। ये बोल दिया गया कि गवर्नर जनरल कोई भी बिल पे कोई भी डिसीजन दे सकता है। ठीक है, वो अपनी एसेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, लास्ट पॉइंट है भैया इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसने भारत का जो गवर्नर जनरल था और जो प्रांतीय गवर्नर को राज्य जो थे स्टेट्स, उसमें संवैधानिक के रूप में इसको नॉमिनेट कर दिया गया, कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनेशन कर दिया गया। ये समझो कि उसको हेड वे में कंसीडर कर लिया गया। मेड टू एन एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर्स। ठीक है, अब 12वां पॉइंट देखिए, इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का जो साम्राज्य होता था उस तरह का जो एक टाइटल लगाया जाता था कि भारत का सम्राट है, सो सम्राट नाम का शब्द यहां से ड्रॉप कर दिया गया। फ्रॉम द रॉयल टाइटल ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के किंग जो उनके रॉयल टाइटल से इसका नाम खत्म कर दिया गया। 13 पॉइंट, इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट टू सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वर इंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम। ठीक है, अब देखिए ये 13वां पॉइंट, इसने क्या किया, भारत के लिए सचिव द्वारा सिविल सेवाओं में नियुक्ति और पदों के आरक्षण को बंद कर दिया। ठीक है, अब 15 अगस्त 1947 से पहले नियुक्त सिविल सेवाओं के सदस्यों को वे सभी लाभ मिलते रहेंगे जिनके वे उस समय के हकदार थे। ठीक है, ये बात की गई। अब देखिए, अब यहां क्या है कि एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑफ 14-15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को ब्रिटिश रूल केम टू एन एंड, खत्म हो गया ब्रिटिश रूल। पावर वाज ट्रांसफर टू द टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, दो नए डोमिनियन में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, भारत और पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया, भारत के जो भारत डोमिनियन के नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को अपॉइंट किया गया। और जो है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडियन फॉर्म इन 1946 में एक संविधान सभा बनाई गई। ठीक है, बिकेम द पार्लियामेंट ऑफ द इंडियन डोमिनियन। ठीक है, तो ये जो है 1946 में ये भी किया गया। अब देखिए हाँ, ये हो गया कंप्लीट, आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भैया कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके आगे जो है, अब ये पॉइंट जो अब दिख रहे हैं ना, इसमें जवाहरलाल नेहरू कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल बनाए गए थे, एक्सटर्नल अफेयर एंड कॉमनवेल्थ के रिलेशन में। अब इसमें डिफेंस मिनिस्ट्री बलदेव सिंह को दी गई थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी। ये भी पूछ लेता है उस समय जो है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के समय जब डिक्लेयर्ड हुआ था, जब ब्रिटिश प्रभुत्व खत्म हो गया था, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई थी, फूड एंड एग्रीकल्चर।
ठीक है। अब जैसे जॉन मिथाई है, ऐसे ही मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे एस.सी. भाभा जी हैं, और आपका आसफ अली जी हैं, सी राजगोपालाचारी को एजुकेशन आर्ट मिनिस्टर बना दिया गया था। तो ये सारी चीजें, ये इसका निचोड़ है, मतलब ये लास्ट में इसको जरूर देख लीजिएगा भैया, ठीक है। आप लोग अच्छे से एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक लिख लीजिए, पॉइंट को नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा फास्ट करके सुन लीजिए, आपका समय बच जाएगा, ठीक है। एक दो बार सुन लीजिए, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पूरी जिंदगी में एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में जो दिया है, जो हमने अभी आपको पूरा कंप्लीट किया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये कभी नहीं भूलने वाला। आप पूरी जिंदगी इसको जो है अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, आने वाला हर एग्जाम, हर क्वेश्चंस को आप यहां पे मैच कर लेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत क्वेश्चन पूछता है, और हमने हर पॉइंट पे पॉइंट आउट जरूर करने की कोशिश करी है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है भैया। आपको अगर पसंद आया तो प्लीज आप एक लाइक करके अवश्य जाइएगा, हमारी मेहनत आपकी गुरुदक्षिणा है, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि पूरी पॉलिटी हम आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, पूरा लेक्चर आपको देने वाले हैं, इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होंगे वो सारा कुछ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।